बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे बेसिकली हम एंडोक्राइनल सिस्टम डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइनल ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि डक्ट्स के बगैर होते हैं, यानी कि उनको किसी नाली की ज़रूरत नहीं होती अपनी सिक्रेशंस को ब्लड में डालने के लिए। और ये बेसिकली जो अपनी सिक्रेशंस है डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करते हैं, डाल देते हैं, और ये हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक ज़रिया है। एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जो केमिकल्स सिक्रीट करते हैं उनको हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स ब्लड के ज़रिए टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में जाते हैं जहां इनको काम करना होता है। अब इनका काम ये होता है कि या तो ये इनहिबिट करते हैं फंक्शन को या ये स्टिमुलेट करते हैं, और यानी कि जिस ऑर्गन पे एक्ट करेंगे उसको उसका या तो उसकी काम बढ़ा देंगे या फिर उसका फंक्शन कम कर देंगे, उसका काम कम कर देंगे। बिल्कुल एक केमिकल सिग्नल्स की तरह एक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैसेंजर की तरह, जैसे मैसेज लेकर जाते हैं टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर कि भाई तुम काम करने से रुक जाओ या तुम अपना काम तेज़ी से कर दो, बॉडी को इसकी ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास और गोनैड्स, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड डिस्कस करते हैं। ये एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया या विंड पाइप कह सकते हैं। नेक के अंदर होता है, जो ट्रैकिया होता है उसके सामने की तरफ होता है। ठीक है, जब ये बड़ा हो जाता है तो एक स्वेलिंग हो जाती है नेक में, जिसको गाइटर कहते हैं, वो नज़र भी आती है। ठीक है, ये थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है और कैल्सिटोनिन, यानी मेन हार्मोन इसका थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो जितने भी सेल्स हैं बॉडी में उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। जितना भी इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है उनको उनको इनकी रेगुलेशन सारी थायरॉक्सिन का काम होता है। और थायरॉक्सिन ख़ुद जो है वो आयोडीन से बना हुआ होता है, इसका इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आयोडीन होता है। अब चूँकि थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तो ये ज़ाहिर बात है कि फ़िज़िकल ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है और मेंटल डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है। इसीलिए अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो फ़िज़िकल ग्रोथ भी इम्पेयर्ड हो जाती है और मेंटल डेवलपमेंट भी इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी कि बच्चे का कद छोटा रह जाता है और उसकी मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है। उसमें से एक कंडीशन क्रेटिन भी कहलाती है। अब ये कि थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है मेंटल डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे मुल्क में ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चे को पैदाइश के बाद उसका थायराइड लेवल्स चेक किए जाते हैं, ताकि अगर उसको कमी है तो उसको सप्लीमेंट किया जा सके, ताकि बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट इम्पेयर्ड ना हो। हमारे मुल्क में कुछ हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस होती है, लेकिन अक्सरियत में नहीं की जाती है। इसी तरह डाइट में आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारे यहाँ जो नमक यूज़ होता है उसको आयोडाइज किया जाता है, ताकि नॉर्मली हम थोड़ा बहुत आयोडीन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम उसकी इनटेक कर सकें, ताकि थायराइड हार्मोन सही फंक्शन कर सकें, और ये बहुत ज़रूरी है। बड़ों में थायराइड हार्मोन की कमी से कंडीशन हो जाती है जिसको मिक्सेडिमा कहा जाता है, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत स्लगिश हो जाती हैं, मेंटली डल हो जाता है, उसको ठंड बहुत लगती है, ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस्म सूज जाता है या एडिमा हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये सारी कंडीशंस मिक्सेडिमा कहलाती हैं और ये हाइपोथायराइडिज्म होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है एडल्ट्स में तो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, जो नेक में हमें स्वेलिंग की सूरत में नज़र आता है। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाए या उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। इसमें पर्सन
बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत इरिटेबल हो जाता है, उसका हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है और उसको सीवियरली मसल वीकनेस फील होती है। बच्चों में भी अगर थायराइड हार्मोन एक्सेसिव हो जाता है तो यही सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा उनका ग्रोथ रेट बहुत रैपिड हो जाता है, लेकिन मेंटल इम्पेयरमेंट नहीं होती है। थायरॉक्सिन के अलावा थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी में। जब भी कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है ब्लड में तो वो उसको कम करके नॉर्मल लेवल पे ले आता है, क्योंकि सेल्स फंक्शन नहीं कर सकते कैल्शियम के एक नॉर्मल लेवल के बगैर। इस तरह से कैल्सिटोनिन कैल्शियम के होमियोस्टेसिस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड्स दो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हर किडनी के टॉप पे सिचुएटेड होते हैं और ये ट्रायंगुलर या त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। बिल्कुल जिस तरह किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड भी एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला पर मुश्तमिल होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो मिनरल और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज और मिनरल के लेवल्स को मेंटेन करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स की हाइपो एक्टिविटी अगर हो, यानी कि अगर वो सही काम नहीं करे तो ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं और उससे जो बीमारी होती है इसमें मोस्ट कॉमन है एडिसन्स डिजीज़, जिसमें सीवियर वीकनेस हो जाती है, फटीग फील होती है इंसान को, उसका वेट लॉस हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, कभी कभी वो शॉक में भी चला जाता है। जबकि इसी एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर हाइपर एक्टिविटी हो, यानी कि अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, एब नॉर्मल ग्रोथ होती है, ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है। जबकि फीमेल्स में मस्कुलाइन करेक्टरिस्टिक्स यानी कि मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे चेहरे पे ज़्यादा बाल वगैरह आना। एड्रीनल मेड्यूला जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको एड्रीनलिन कहते हैं, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और ये हार्मोन हमें इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प करता है, हमें इमरजेंसी सिचुएशन से रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसको फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स का हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनालिन ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है लिवर में और उससे ग्लूकोज को रिलीज़ करता है ब्लड में, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो स्ट्रेस में, एंजाइटी में या शॉक में हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा एड्रेनालिन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, मसल्स की, हार्ट की, ब्रेन की, जबकि जो किडनीज़ की तरफ वेसल्स जारी होती हैं और स्किन की तरफ उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ताकि उन ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके, जो हमारे स्ट्रेस में हमें हेल्प कर सकें। इसी तरह ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कम कर देता है, जबकि हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और मसल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि हम कोप अप कर सकें अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जिसमें उस वक्त इंसान होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि बेस ऑफ ब्रेन में होता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बाकी के एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, वो दूसरे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इसके अलावा ये कुछ ऑर्गन्स पे इसके हार्मोन्स डायरेक्ट भी एक्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दोनों लोब्स अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत से हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स में से हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसको FSH भी कहा जाता है। इसका टारगेट ऑर्गन गोनैड्स होते हैं, यानी कि टेस्टिस और ओवरी पे जाके ये एक्ट करता है और ये उनको स्टिमुलेट करता है कि वो गैमेट्स बनाएं, यानी कि ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि वो ओव्यूल्स बनाएं और टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है कि वो स्पर्म्स बनाएं। फिर ये ल्यूटेटाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH भी कहते हैं, ये सिक्रीट करता है, ये भी गोनैड्स पे ही एक्ट करता है, यानी कि टेस्टिस ओवरी पे,
और ये भी डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स और उनकी रिलीज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, जिसको हम TSH कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरॉक्सिन सीक्रेट करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन सीक्रेट करवाता है। फिर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। ये बोन्स पे, कार्टिलेज पे और मसल्स पे एक्ट करता है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और एडल्ट्स में ये मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसको ACTH भी कहते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले हिस्से पे एक्ट करता है और मिनरलोकॉर्टिकाइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स की रिलीज करता है, यानी कि कोर्टिसोल की तादाद बढ़ा देता है। इसके अलावा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि स्किन पे एक्ट करता है और पिगमेंट सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किए होते हैं, और इनमें है ऑक्सीटोसिन, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल करता है ऑफ ब्रेस्ट या यूट्रस इन फीमेल्स में, और सोशल बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन या ADH होता है। ये डायरेसिस को रोकता है, यानी कि यूरिन प्रोडक्शन को कम कर। जब भी बॉडी वाटर कम हुआ होता है तो उस बैलेंस कायम करने के लिए वाटर का यूरिन प्रोडक्शन को कम करता है, और इसी तरह ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, तो अगर इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए, चाइल्डहुड में इसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो तो जायजेंटिज्म हो जाता है, यानी कि बहुत लंबा कद हो जाता है। लेकिन अगर प्यूबर्टी के बाद भी हाइपर एक्टिव हो जाए तो सिर्फ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी एनलार्ज हो जाते हैं। जबकि अगर ये बचपन में हाइपो एक्टिव हो जाए, यानी कि इसकी एक्टिविटी कम हो जाए, तो सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, इंसान का कद बहुत छोटा रह जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं गोनैड्स को, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और ये गैमेट फॉर्मेशन भी करते हैं और सेक्स हार्मोन्स की रिलीज भी करते हैं। ये दो है, मेल्स में टेस्टिस होता है, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। टेस्टिस ओवल शेप स्ट्रक्चर के होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन बॉयज, यानी कि जैसे दाढ़ी निकलना, मूछें निकलना वगैरह, या फिर आवाज़ भारी होना। इसी तरह से फीमेल में ओवरीज होती हैं, जो कि राउंड इन शेप होती हैं, दो होती हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती हैं, और ये दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का वही काम है जैसे टेस्टोस्टेरोन का था, कि ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है गर्ल्स में, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस में चेंजेस लाता है, सेल्स की ग्रोथ करता है, और यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास 6 इंच लॉन्ग लीफ शेप ऑर्गन होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लोकेटेड होता है, पीछे की तरफ। इसमें ये एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है, क्योंकि ये डक्ट के ज़रिए भी अब सिक्रीशंस करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, और एंडोक्राइनल ग्लैंड्स भी होता है, जो कि ये डक्टलेस सिक्रीशंस भी करता है, यानी कि डायरेक्टली इनटू द ब्लड करता है। तो बेसिकली एंडोक्राइनल पार्ट जो है वो उस तरह से होता है कि इसके स्मॉल ग्रुप्स होते हैं सेल्स के, पूरे लीफ लाइफ स्ट्रक्चर में पड़े हुए होते हैं, और ये जो सेल्स के ग्रुप्स होते हैं इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करते हैं दो हार्मोन्स की मदद से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे होती है, यानी कि जैसे ही कोई चीज़ जैसे ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाती है तो उसके हाई लेवल के नतीजे में इंसुलिन
सिक्रीट होती है, यानी कि इंसुलिन सिक्रीशन वाले सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, जिससे ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह ग्लूकागॉन जो है वो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के नतीजे में सिक्रीट होता है और ये दोबारा से राइज अप करता है ब्लड ग्लूकोज को, ताकि एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रहे, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है बॉडी के सही वर्किंग के लिए। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग स्टेट में, यानी कि जब आपने कुछ खाया पिया ना हो तकरीबन 8 घंटे तक, तो 80 to 100 होना चाहिए। खाने के फ़ौरन बाद अगर लिया जाए तो 170 to 200 होना चाहिए और 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग 120 से 140 होना चाहिए। अगर आप को डायबिटीज़ होने वाली है, हुई नहीं है, यानी कि इम्पेयर्ड है, अभी आप उसको ठीक कर सकते हैं। फास्टिंग 101 से 125 होनी चाहिए और 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग 140 से 160 होनी चाहिए। और डायबिटिक जब कहलाया जाएगा जब फास्टिंग 126 से अबव होगी और आफ्टर ईटिंग फ़ौरन अगर ली जाएगी तो 220 से 300 या उससे भी अबव हो सकती है, और 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग जो है वो 200 से अबव रीडिंग आएगी। अब हम आ जाते हैं डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियास की तरफ। तो डायबिटिस मेलाइटिस, या जिसको उर्दू में ज़ियाबितिस भी कहते हैं, या लोग कहते हैं कि हमें शुगर हो गई है, ये पेनक्रियास के जो आइसलेट ऑफ लैंगरहाम सेल्स हैं उनकी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से होता है कि जब इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो बॉडी में ग्लूकोज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकती बॉडी, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है। और यही जो ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो यूरिन में भी ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा बार बार आता है, जिसको पॉलीयूरिया कहा जाता है। और इतना यूरिन पास करने की वजह से ज़ाहिर बात है कि प्यास भी बहुत बढ़ती है, जिसको पॉलीडिस्पिया कहा जाता है। इसके अलावा हंगर बढ़ जाती है, इंसान ज़्यादा खाता है मगर उसका फिर भी वेट लॉस होता रहता है और वो फटीग महसूस करता है, हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की मैनेजमेंट के लिए ये है कि सिर्फ मेडिसिन्स या इंसुलिन ही काम नहीं करती, बल्कि आपकी डाइट बहुत असर डालती है। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं ख्याल रख के, तो उससे आप डायबिटीज़ मेलाइटिस को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो भी उससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इसी तरह कुछ मेडिकेशंस यूज़ हो सकती हैं और बहुत ही ज़रूरी जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ होता है उनको सुबह दोपहर शाम अपनी ब्लड ग्लूकोज चेक करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो अपनी मेडिसिन्स को उसी तरह मेंटेन रख सकें, बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो जाए, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस ख़तरनाक होती हैं और इंसान कोमा में जा सकता है। इसके अलावा रेगुलरली जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है उनको भी 6 महीने बाद या 3 महीने बाद अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए, ताकि अगर उनकी फ़ैमिली में, ख़ासकर उनकी फ़ैमिली में अगर हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उनको अपना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, ताकि वो डायबिटीज़ होने से पहले ही प्री डायबिटिक स्टेट में उसको कंट्रोल कर सके एक्सरसाइज के ज़रिए, बैलेंस डाइट के ज़रिए, ताकि उनको मेडिकेशन की ज़रूरत कम से कम पड़े। बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसको कहा जाता है कि 3 लो 1 हाई प्रिंसिपल, यानी कि फ़ैट कम होना चाहिए, सोडियम कम होना चाहिए, सॉल्ट आप इंटेक कम करें और शुगर भी कम करें, मीठा कम खाएं। तो और लेकिन अपनी डाइट में फ़ाइबर बढ़ा दें। अब फ़ाइबर जिन चीज़ों में होता है, जैसे कीवी है और गावास हैं या मेलन्स हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है। इसके अलावा इसबगोल का छिलका होता है, आटा है जो कि यानी कि फ़ाइन ना हुआ हुआ हो, ये सब चीज़ें में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तमाम ग्रेन्स जो आप होल की सूरत में लें, यानी कि रिफ़ाइंड ना हुए में हों, ठीक है। यानी कि जैसे आप
भूसी वाला आटा यूज़ करें तो उससे भी शुगर कंट्रोल होती है। इसके अलावा सिनामॉन या दालचीनी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। लीफी वेजिटेबल की इंटेक जो है वो शुगर कंट्रोल करती है। इसी तरह से आप को फैट्स कम करने होते हैं अपनी डाइट में, ताकि डायबिटीज़ में रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ बढ़ जाता है तो वो उसकी वजह से कम हो जाता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर सोडियम की और फैट की इंटेक कम रखी जाए। मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कहा जाता है। इनका तरीका ये होता है कि ये ब्लड शुगर लेवल लो करती हैं, लेकिन जिनमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी काम नहीं करती उनको इंसुलिन ही लेनी पड़ती है। इंसुलिन पहले तो बिल्कुल एनिमल डिराइव्ड ही आया करती थी, यानी कि काऊ वगैरह की यूज़ होती थी, लेकिन ये कि अब ह्यूमन इंसुलिन भी यूज़ होती है। रिकम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जाती है वो यूज़ की जाती है, उससे एलर्जी के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा कुछ न्यू मेडिसिन्स भी आ गई हैं जो कि इस्तेमाल होती है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आपकी स्टडीज़ में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।